आई एम केशव शर्मा। और जैसा कि प्लांट फैमिलीज़ वाले वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब हम 12th क्लास के वीडियोस की तरफ मूव कर रहे हैं। और आज ये हमारा 12th क्लास में हमने सबसे पहले जो टॉपिक लिया है वो है जेनेटिक्स, वंशागति और विभिन्नता के सिद्धांत। अब हम कुछ वीडियोज़ में जेनेटिक्स पर ही चर्चा करेंगे और इसकी ब्रॉड स्टडी करेंगे। तो वंशागति और विभिन्नता के सिद्धांत, जैसा कि हम अब बढ़ रहे हैं जेनेटिक्स की तरफ, GENETICS, जेनेटिक्स या अनुवांशिकी। अनुवांशिकी क्या होती है? अनुवांशिकी, तो देखिए अनुवांशिकी बड़ा ही सीधा सा काम है कि माता पिता या जो अनुवांशिक गुण होते हैं, अनुवांशिक गुण यानी माता पिता से संतानों में आने वाले गुण कौन कौन से संतानों में आए हैं, कौन कौन से नहीं आए, गुणों की वंशागति का अध्ययन। विज्ञान की शाखा जिसमें गुणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसे कहा जाता है जेनेटिक्स या अनुवांशिकी। ये जो जेनेटिक्स शब्द है ये दिया गया था बैटसन के द्वारा। बैटसन, जिन्हें कि आधुनिक अनुवांशिकी का जनक भी माना जाता है, बैटसन, ठीक है। तो इनसे पहले अनुवांशिकी, फादर ऑफ जेनेटिक्स जिन्हें कहा जाता है, ये तो आधुनिक अनुवांशिकी के जनक हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स जिन्हें कहा जाता है, बिल्कुल आप सही हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल। आधुनिक ये जो है अनुवांशिकी का जनक, इन्हें कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। ग्रेगर इनकी उपाधि थी, जॉन मेंडल इनका नाम था। ये कोई वैज्ञानिक नहीं थे, बल्कि जो है ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर के चर्च में ये पादरी थे, परंतु बाद में जो है इन्होंने वंशागति से संबंधित कुछ नियम दिए। वे सही भी हैं, गलत हैं, किस प्रकार के हैं, हम उन पर चर्चा करेंगे अपने वीडियोज़ में। तो सबसे पहले हम देखते हैं अनुवांशिकी, जैसा कि माता पिता के गुणों का संतानों में जाना, संतानों से उनकी संतानों में जाना, एक तरीके से जो आनुवांशिक गुणों का पीढ़ी दर पीढ़ी जो संचरण होता है उसे हम कहते हैं वंशागति। तो उसे वंशागति कहा जाता है, इनहेरिटेंस कहा जाता है। और विज्ञान की वह शाखा जिसमें कि हम वंशागति का अध्ययन करते हैं उसे कहा जाता है अनुवांशिकी। अब देखिए ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में बात कर लेते हैं कि इन्होंने किस प्रकार से अनुवांशिकी का अध्ययन किया था या जो है वंशागति का अध्ययन किया था। तो सीधी सामान्य सी बात है कि वंशागति का आप अध्ययन कैसे करेंगे। आप किसी भी व्यक्ति को देखेंगे या किसी भी पौधे को देखेंगे कि इस पौधे में इतने सारे लक्षण हैं, इस प्रकार के लक्षण हैं, इसके पुष्प इस कलर के आते हैं, इसकी जो है शाखाएं, इसकी बनावट इस प्रकार की होती है, ये पौधा लंबा होता है, बौना होता है, इस प्रकार के कुछ लक्षण चिन्हित कर लेते हैं। उन चिन्हित लक्षणों में से कौन सा लक्षण संतानों में आएगा या अगली संतानों में जाएगा, स्टडी क्या है, इसी बात की होती है। तो अगर मान लीजिए पैतृक गुण किस प्रकार से संतानों में जा रहे हैं, कौन सा गुण प्रकट हो रहा है, कौन सा नहीं प्रकट हो रहा है, इनको कुछ विशिष्ट नियमों के द्वारा यदि आप समझा सकते हैं तो फिर वे सभी नियम आते हैं अनुवांशिकी के अंतर्गत। ग्रेगर जॉन मेंडल ने भी यही किया था। अब यदि हम अनुवांशिकी की देखिए स्टडी किसी मनुष्य पर करें तो देखिए मनुष्य का जीवन काल बहुत लंबा होता है। बचपन से लेकर लगभग 17-18 की उम्र तक वह शादी करेगा, उसके बाद बच्चे होंगे, बच्चों में लक्षण प्रकट होने में थोड़ा सा समय लगेगा। तो मनुष्यों की वंशागति या ज़्यादा लंबे जीवन काल वाले जीवों की वंशागति थोड़ी सी कठिन होती है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपना प्रयोग किया था मटर के पौधे पर या उद्यान मटर पर, उद्यान मटर या गार्डन पी। अब गार्डन पी के ऊपर ये प्रयोग किया गया था। पाइसम सेटाइवम इसका वैज्ञानिक नाम है। तो पाइसम सेटाइवम पौधे के ऊपर या उद्यान मटर के ऊपर ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपना प्रयोग किया था। ग्रेगर जॉन मेंडल असल में इनका प्रयोग अनुवांशिकी से संबंधित नहीं था, इनका प्रयोग था पादप संकरण से संबंधित, यानी पौधों की प्रजातियों में सुधार कैसे किया जा सकता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि ग्रेगर जॉन मेंडल से पहले किसी ने ये प्रयोग नहीं किए थे। कई सारे वैज्ञानिक थे, बहुत सारे वैज्ञानिक थे जो अपने अपने हिसाब से थ्योरीज दे रहे थे। ग्रेगर जॉन मेंडल ने उस समय अनुवांशिकी के सिद्धांत दे दिए जिस समय लोग ये भी नहीं जानते थे कि जीवों की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। कोशिका का होना या कोशिका की जो संरचना या बनावट थी उसका होना ही लोगों के लिए बड़ा अचरज का विषय था। और उस समय लोग जो है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज जो बुक है
जो कि चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन की है, वो भी बड़े चर्चा में थी इनके प्रयोग के समय। तो ये भी है कि ग्रेगर जॉन मेंडल एक तरीके से इनकी किस्मत थोड़ी सी बुरी भी रही उस समय, क्योंकि ये उस समय अपने जीवन काल में इतने प्रसिद्ध नहीं हो पाए, लेकिन इनके बाद जब इनका प्रयोग लोगों के समझ में आया तो ये आज फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाते हैं। तो चलिए ग्रेगर जॉन मेंडल के जीवन पर हम पहले कुछ प्रकाश डाल लेते हैं, इसके बाद हम बाकी बातें करेंगे कि भाई क्या ऐसा कर दिया इन्होंने। तो ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म हुआ था 22 जुलाई 1822 को हेंजेनडॉर्फ, जो कि चेक गणराज्य में है, चेक गणराज्य के हेंजेनडॉर्फ। ये हेंजेनडॉर्फ जो एक प्रांत था उसके सिलीसियन नामक गांव में हुआ था। हेंजेनडॉर्फ प्रांत था और वहाँ पर एक गांव था सिलीसियन। तो सिलीसियन गांव में इनका जन्म हुआ था और उसके बाद ये जो है 1843 में यानी 1843 में ये ऑस्ट्रिया आ जाते हैं। ऑस्ट्रिया जो कि गणराज्य था, ये ऑस्ट्रिया आ जाते हैं और वहाँ पर जो दर्शन शास्त्र आदि की शिक्षा इन्होंने ली, जो कि एक समय पर धार्मिक शिक्षा मानी जाती है ईसाई धर्म की, वो इन्होंने ली थी 1843 में। और 1847 में जो 1847 में ये वहीं के वियना प्रांत में या यहाँ पर वियना में गए, ये वियना, और ये वियना में एक चर्च में पादरी का कार्य करने लग गए। पादरी आप जानते ही हैं, चर्च में जो पंडित होते हैं उन्हें पादरी कहा जाता है। तो 1847 में ये वियना के चर्च में पादरी का कार्य करने लग गए, एक धर्म गुरु का कार्य ये करने लग गए। उसके बाद में ये जो है 1851 में ये जो है वापस जो है वियना, मतलब वहीं वियना में ही इन्होंने अपनी आगे की शिक्षा जो थी एक तरीके से गणित और वनस्पति शास्त्र, गणित वनस्पति शास्त्र आदि विषयों की भी इन्होंने शिक्षा ली। बागवानी वगैरह का जो ज्ञान था इनके पिताजी ने इन्हें पहले से ही दिया था बचपन से। उसके बाद गणित वनस्पति शास्त्र और कुछ विषयों की इन्होंने अच्छी खासी स्टडी की और उसके बाद ये वापस लौटकर जो है अब चर्च में आ गए और वहाँ पर बच्चों को शिक्षा देने लगे। इन्होंने जो अपना प्रयोग स्टार्ट किया था वो था 1856 में, यानी 1856 में। इनका प्रयोग 1856 से लगभग 1864 तक चला। 1856 से 1864 तक इनका प्रयोग चला, 56 से 64 तक। तो यहाँ पर इस बीच इन्होंने जो मटर का पौधा है पाइसम सेटाइवम, इस पाइसम सेटाइवम पौधे पर प्रयोग किए और पाइसम सेटाइवम पर प्रयोग बड़े ही सिंपल थे। इन्होंने मटर के पौधे के गुणों की कुछ छटनी कर ली, लगभग 7 जोड़ी लक्षण बताए जाते हैं। 7 जोड़ी लक्षणों को इन्होंने चिन्हित कर लिया कि भाई ये लक्षण हैं और 2 अलग अलग एक ही लक्षण के 2 अलग अलग रूपों वाले पौधों के मध्य ये क्रॉस करवाते थे, पौधों के गुणों को मिलवाते थे, उनके मध्य संकरण करवाते थे, उनकी संतान को उत्पन्न करते थे। संतानों में क्या क्या गुण पैदा हो रहे हैं, उनके बीज पैदा होते थे, बीजों को वापस बोते थे। नए उगने वाले पौधों में क्या क्या गुण पैदा हो रहे हैं उनका वो स्टडी करते थे, उनको लिख लेते थे। फिर उसके बाद में उन पौधों में वापस जो है वो संकरण करवाते थे, फिर नई पीढ़ी प्राप्त करते थे। इस प्रकार से एक पीढ़ी, फिर उसकी अगली पीढ़ी, फिर उसकी अगली पीढ़ी, इस प्रकार से बहुत सारी पीढ़ियों तक ये पौधों की एक तरह से फसल प्राप्त करते रहे। और अपनी एक डायरी में जिसे ये मेंटेन कर रहे थे उसमें इन्होंने सब कुछ लिखा कि जैसे लंबे और बौने पौधे के मध्य क्रॉस करवाने पर कैसे पौधे प्राप्त होते हैं, फिर उसे F1 पीढ़ी नाम दिया। फिर उन्हीं पौधों के मध्य संकरण कराने पर या एक तरीके से स्वपरागण कराने पर अगली पीढ़ी में कैसे पौधे प्राप्त होते हैं। तो वो एक तरीके से पौधों की वंशावली, पौधों का किस प्रकार से वंश चल रहा है इनके गार्डन में। जो ऑस्ट्रिया का जो इनका चर्च था, उधर चर्च के ही वियना का जो चर्च था उसी के उद्यान में
ये मतलब स्टडी कर रहे थे पौधों की वंशावली, एक तरीके से लिख रहे थे, पौधों का वंश लिख रहे थे कि भाई पहली पीढ़ी में क्या गुण थे, अगली पीढ़ी में कैसे गुण आए, उसकी अगली पीढ़ी में किस प्रकार के गुण आए। तो इस प्रकार से इन्होंने 1856 से 1864 तक प्रयोग किया और इस प्रयोग के द्वारा जो इनका जो प्रयोग था इसे इन्होंने नाम दिया पादप संकरण प्रयोग या प्लांट हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। पादप संकरण प्रयोग इन्होंने नाम दिया था। इसी नाम पर इन्होंने जो है अपना थीसिस या अपना प्रयोग पत्र बनाया था और उसे ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष प्रस्तुत भी किया था। नेचुरल हिस्ट्री, तो ये ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री थी, उसके सामने इन्होंने अपना शोध पत्र दिया। देखिए क्या होता है कि कहीं ना कहीं पर आपको ऑथेंटिकेशन चाहिए होता है, एक कि लोग एक तरीके से मतलब प्रमाणित कर दे कि हाँ इन्होंने जो प्रयोग किया है वो सही है। तो ब्रून सोसाइटी जो वहाँ की जो वैज्ञानिक प्रयोगों को प्रमाणित करने वाली ब्रून शहर की सोसाइटी थी, उसके समक्ष इन्होंने अपना पादप संकरण का प्रयोग, इन्होंने जो मटर के पौधे पर जो प्रयोग किया था, इन्होंने कहा कि देखिए मैंने इतने वर्षों तक ये प्रयोग किए हैं और मैंने कुछ नियम देखे हैं, इन प्रयोगों में कुछ विशेषताएं देखी है। प्रभाविकता का नियम इन्होंने दिया, पृथक्करण का नियम इन्होंने दिया और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम जो था, ये 3 नियम जो कि वंशागति से संबंधित नियम है वो दिए। और उन नियमों को मतलब अपनी जो एक पादप संकरण प्रयोग से संबंधित एक जो थीसिस था, प्रयोग पत्र था, उसमें लिखकर इन्होंने ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। उन्होंने वहाँ के जो व्यक्ति थे उन्होंने इस प्रयोग को प्रामाणिक माना और अपनी जो वार्षिक होती है एनुअल, इनकी जो वार्षिक पत्रिका होती है, जो इनकी वार्षिक पत्रिका थी, वार्षिक यानी साल भर में एक बार छपने वाली पत्रिका, उस साल भर में एक बार छपने वाली पत्रिका में इन्होंने इसे छाप भी दिया। तो एक प्रकार से इनका प्रयोग प्रमाणित भी हो गया था और इन्होंने अपने प्रयोग को की प्रामाणिकता को साबित भी करवा दिया था। और ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री की जो एक वार्षिक पत्रिका होती है, इसमें इनका लेख भी छपा था जिसपे कि इन्होंने प्लांट हाइब्रिडाइजेशन प्रयोग को प्रस्तुत किया था। यानी इन्होंने एक तरीके से मटर के पौधे की वंशावली, मटर के पौधे की कई पीढ़ियों का अध्ययन किया कि कुछ गुणों को लेकर, और उसके अनुसार पहली बार जो वंशागति होती है, वंशागति यानी गुणों का माता पिता से संतानों में जाना, उसके पहली बार कुछ सटीक नियम दिए। अब आप कहेंगे सर माता पिता के गुण तो संतानों में जाते ही हैं। बिल्कुल जाते हैं, जिसके जो माता पिता रहेंगे उन्हीं के गुण जाते हैं, आस पड़ोस के गुण तो जाते नहीं हैं। तो फिर भी क्या विशेष बात हुई कि माता पिता के गुण जब संतानों में जाते हैं तो ऐसा क्या विशिष्ट कार्य कर दिया? देखिए माता पिता के गुण संतानों में जाते जरूर हैं, परंतु कौन सा गुण संतानों में प्रकट होगा? किसी की माता लंबी है, पिता बोने हैं, या पिता लंबे माता बोनी है, तो संतानों में तो दोनों में से कोई एक ही गुण प्रकट हो सकता है ना, मीडियम तो नहीं रहेगा ना। तो कैसा गुण प्रकट होगा या कौन से गुण वंशागति पर नियंत्रण रखते हैं? वंशागति का नियंत्रण किन गुणों के कारण होता है? तो वो नियम सबसे पहले ग्रेगर जॉन मेंडल ने दे दिए थे। इन्होंने अपने प्रयोग में के आधार पर 3 नियम दिए, जो कि 3 नियम थे। प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसको कि हम अगले इन नियमों को तो हम अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे, अभी तो हम इनकी जीवनी पढ़ रहे हैं। प्रभाविता का नियम, पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम, तो प्रभाविता का नियम, पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम, या स्वतंत्र
अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो 3 नियम दिए इन्होंने, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इतनी बड़ी खोज कर दी, अब आनुवांशिकी के नियम दे दिए, और इनके द्वारा जो दिए गए नियम थे वो अपने समय से लगभग 50 वर्ष आगे के नियम थे। इतनी बड़ी खोज हो गई, इतनी बड़ी खोज कर दी इन्होंने कि उस जमाने के वैज्ञानिकों को समझ में नहीं आया कि कितनी बड़ी खोज कर दी। तो ग्रेगर जॉन मेंडल की मृत्यु हो गई सन 1800 में, और ये दुर्भाग्य की बात रही कि इनके नियमों को, इनके द्वारा दिए हुए नियमों को इनके जीते जी कोई वैज्ञानिक नहीं समझ पाया। तो ये एक थोड़ी सी समस्या या एक दुर्भाग्य कह सकते हैं कि सन 1800 लगभग 56 में, 1856 में इनकी मृत्यु हो गई, और इनके नियमों को कोई उस समय ध्यान नहीं दे पाया, क्योंकि काफ़ी सारे कारण थे जिनको मैं अभी बताऊंगा। तो 1856 में इनकी डेथ हो गई। तो ये तो था मेंडल का जीवन। इसके बाद 3 वैज्ञानिक थे जो भी इसी जेनेटिक्स, आनुवांशिकता, इनहेरिटेंस, वंशागति के ऊपर जो है अपना शोध कर रहे थे, और इनकी मृत्यु के लगभग 16 वर्ष बाद सन 1900 आया, और सन 1900 में जो 3 वैज्ञानिक थे, हॉलैंड के, ह से हॉलैंड के ह्यूगो डी व्रिज, अपने आप में एक बड़ा नाम है, उत्परिवर्तन के सिद्धांत दिए हैं इन्होंने। तो हॉलैंड के ह्यूगो डी व्रिज और जर्मनी के कार्ल कोरेंस और इन्हीं के प्रांत के यानी ऑस्ट्रिया के इरेन वॉन शेरमैक, ये 3 वैज्ञानिक स्वतंत्र रूप से अध्ययन करते हुए उन्हीं निष्कर्षों पर पहुँचे, उन्हीं रिजल्ट पर पहुँचे जिन पर मेंडल 34 वर्ष पहले ही पहुँच चुके थे। यानी इन्होंने जिन नियमों को मेंडल दे चुके थे, ये भी उसी निष्कर्ष पर पहुँचे थे। यानी इन्होंने भी वही प्रभाविता, वही पृथक्करण और वही स्वतंत्र अपव्यूहन देखा था। अपवाद हर जगह होते हैं, मेंडल के प्रभाविता और स्वतंत्र अपव्यूहन के नियमों के अपवाद भी मिलते हैं, किंतु मेंडल का पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या युग्मकों की शुद्धता का नियम, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, एकमात्र ऐसा नियम है जिसका अपवाद नहीं होता है। तो मेंडल ने अपने समय पर पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम भी दे दिया। और हॉलैंड के ह्यूगो डी व्रिज, जर्मनी के कार्ल कोरेंस और ऑस्ट्रेलिया के इरेन वॉन शेरमैक, ये 3 वैज्ञानिक थे जो अपने अपने प्रयोगों द्वारा ग्रेगर जॉन मेंडल के निष्कर्षों तक पहुँचे। और ये सौभाग्य की बात रही या मेंडल की प्रसिद्धि जो थी इनकी मृत्यु के पश्चात लिखी हुई थी इनके भाग्य में, कि ये 3 वैज्ञानिक जो थे, इनके हाथ मेंडल का ये जो शोध पत्र था, जो कि इनके जीवित रहते समय ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ने लिखवाया था, वो शोध पत्र इनके हाथ लगा। और जैसा कि इन्होंने अपनी ईमानदारी का परिचय देते हुए मेंडल के कार्यों को दुनिया के समक्ष ये लोग लेकर आए, और इन्होंने दुनिया के समक्ष मेंडल के कार्यों को प्रसिद्धि दिलाई। अतः इन्हें मेंडल के कार्यों की पुनर्खोज का श्रेय भी दिया जाता है। ये जीवनी हुई मेंडल की। अब कुछ कमियां रही मेंडल के कार्य की, जिसके कारण मेंडल अपने जीवन काल में प्रसिद्ध नहीं हो पाए, और कुछ विशेषताएं रही जिनके कारण मेंडल का प्रयोग अपने समय पूर्णतया सफल रहा, यानी मेंडल का प्रयोग असफल नहीं हुआ। तो क्या क्या कारण थे उस पर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले
मेंडल के प्रयोगों को अपने समय प्रसिद्धि न मिल पाने के जो छोटे मोटे कारण हैं उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला कारण था सांख्यिकी का प्रयोग, स्टैटिक्स। मेंडल ने अपने प्रयोग में सांख्यिकी का प्रयोग किया था, यानी वो जब अपने ये उद्यान मटर के प्रयोगों, इनकी वंशावली की जो आंकड़े लिखते थे उसमें ये स्टैटिक्स का बहुत प्रयोग करते थे। और अधिकांश जीव वैज्ञानिकों के स्टैटिक्स या गणित में ज़्यादा कोई विशिष्ट रुचि नहीं होती, इस कारण अधिकांश वैज्ञानिक इनके प्रयोग को उस समय नहीं समझ पाए। दूसरी बात थी कि इनका जो शोध पत्र था वो एक ऐसी पत्रिका में छपा जिस पत्रिका को पहली बात तो ये साल भर में एक बार छपती थी। अब आप तो रोजाना आने वाले अखबार को ही कभी कभी देख रहे हो, साल भर में आने वाली पत्रिका को कौन देखेगा। तो ये साल भर में एक बार छपती थी और बहुत कम लोगों ने इसका सब्सक्रिप्शन ले रखा था। उस ज़माने में कोई इंटरनेट तो था नहीं कि मेंडल बाबू यूट्यूब पर आ जाते और कहते देखो बेटा मैंने प्रयोग किया है। तो उस समय इस पत्रिका को कोई पढ़ता नहीं था, तो इस वजह से इनका प्रयोग ज़्यादा व्यक्तियों तक पहुँच नहीं पाया। तीसरा एक और कारण बताया जाता है कि 1854 में एक चीज बहुत चर्चा में थी, वो थी चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन के द्वारा लिखी हुई किताब ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल फैक्टर्स, प्राकृतिक कारणों के द्वारा किस प्रकार से जो है जातियों की उत्पत्ति होती है, उसके ऊपर उस समय चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन भी अपनी खोज कर रहे थे और वो पूरे संसार में बहुत चर्चा का विषय था। ऐसा क्यों? क्योंकि उस समय डार्विन भी एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि अपना काम धाम वगैरह, अपनी प्रसिद्धि सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक बीगल नामक जहाज़ लेकर निकल पड़े थे जीवन के सत्यों को सुलझाने के लिए, जीवन के जो कुछ रहस्य हैं उनको सुलझाने के लिए। ये जो दो वैज्ञानिक थे, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन और ग्रेगर जॉन मेंडल, इन्होंने उस समय की परिस्थिति और वैश्विक परिदृश्य में जीवन को देखने का जो तरीका होता है उसे बदल कर रख दिया। इससे पहले लोग यही समझते थे, खासतौर पर पश्चिमी देशों में, कि संसार की रचना 6 दिनों में हुई है और 6 दिनों में ही इस विश्व को ईश्वर ने एक तरीके से जीवन दे दिया। परंतु ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाइबल के कई सारे खंडों को झूठा करने वाली थी, इस वजह से वह लोगों में चर्चा का विषय थी। और उसी समय जो कि एक इतनी बड़ी क्रांतिकारी खोज हुई वह मेंडल की कुछ दबकर रह गई। तो ये 3 कारण हुए मेंडल के कार्यों को प्रसिद्धि न मिल पाने के। दूसरी चीज़ थी कि मेंडल का ऐसा क्या किया मेंडल ने कि एक ही बार में कुछ कार्यों को वैज्ञानिक जीवन भर लग जाता है, ना कोई विशिष्ट शिक्षा पाई ना कुछ किया, फिर भी मेंडल को जो है एक ही बार में ये सफल हो गए और अपने बिल्कुल एक्यूरेट नियम भी दे दिए। तो देखिए सटीकता, इनका कार्य के सफल होने की सबसे बड़ी चीज़ थी सटीकता। इन्होंने जो भी कार्य किया उसका कंप्लीट रिकॉर्ड रखा। ऐसी कोई बात नहीं है कि ग्रेगर जॉन मेंडल से पहले वैज्ञानिकों ने आनुवंशिकता संबंधी प्रयोग नहीं किए। उन्होंने अपने प्रयोग किए थे, बट उन्होंने वह चीज़ नहीं रखी जो मेंडल ने रखी थी, वह था अपने कार्य का एक्यूरेट रिकॉर्ड। तो मेंडल ने अपने कार्य का एक्यूरेट रिकॉर्ड रखा, ये इनकी सफलता का कारण था। दूसरा था, मेंडल अपनी किस्मत में भी कुछ अच्छे माने जा सकते हैं क्योंकि इन्होंने अपने जीवन काल में मटर के पौधे का चयन किया जिस पर कि इनके दिए हुए तीनों नियम एक्यूरेट बैठते हैं। तो मटर के पौधे का चुनाव भी एक तरीके से, जो उद्यान मटर है उसके पौधे का चुनाव भी एक तरीके से इनकी सफलता का मुख्य कारण था। तीसरा कारण था अपने प्रयोग में अपनाई गई कुछ तकनीकें, जैसे कि विपुंसन तकनीक, जिसमें कि मेंडल जो है पौधों के परागकोशों को काटकर हटा देते थे जिसके कारण पर परागण न हो पाए। मेंडल ने कई पीढ़ियों तक जो है शुद्ध वंशक्रम प्राप्त किया और अच्छे पौधों का चुनाव किया, ये भी इनकी सफलता का कारण था। इस प्रकार से ये कुछ कारण थे जो कि मेंडल की सफलता को सुनिश्चित करते हैं। आगे से हम मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया इसके बारे में पढ़ेंगे और कई सारे जेनेटिक्स से संबंधित लॉज पढ़ेंगे। इसके अतः आप इसी चैनल से जुड़े रहिए सुदर्शन टीचिंग से। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। थैंक यू।